नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। कल हम पढ़ रहे थे वैदिक काल। हमने वैदिक काल की 3 क्लास कर चुके हैं हम वैदिक काल की, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे वैदिक काल का विभाजन, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल देखा था। जिसमें जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इसका विभाजन हमने कल देख लिया था। फिर हम पूर्व वैदिक काल या उत्तर जो ऋग्वैदिक काल है उसको पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने इसमें देखा था पूर्व वैदिक काल में राज्य का स्त्रीकरण देखा था, जिसमें सबसे छोटी इकाई उसकी कुल थी। उसके बाद में ग्राम आई, फिर विष और जन। जन जो राज्य के स्त्रीकरण में सर्वोच्च इकाई थी वो जन हमने कल पढ़ ली थी। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल है उसमें जो उसकी राजनीतिक विशेषताएं थी वो हमने कल पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन राज्य का प्रशासन। जो ऋग्वैदिक कालीन राज्य है उसका प्रशासन आज हम देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में राज्य का प्रशासन छोटे से बड़े स्तर पर, यानी कि जो कुल था या परिवार था उससे शुरू हुआ। फिर उसके बाद में ग्राम या कई कुलों का समूह जो ग्राम बनता था वहां तक गया। फिर जन बना, यानी कि जो कई विष थे उनका समूह क्या बनता था, जन, इसमें बट गया था। इसका मुखिया राजन या जनपति होता था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का प्रशासन छोटे से बड़े स्तर पर हुआ। कैसे हुआ राज्य का प्रशासन ऋग्वैदिक काल में? छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हुआ, यानी कि पहले कुल आया, फिर ग्राम, फिर विष और फिर जन। इस तरह से ये छोटे से लेकर बड़े स्तर में बट गया। इसका मुखिया होता था राजन या जनपति, जिसे पूरी तरह से निरंकुश नहीं माना जाता था। जो राजन या राजा होता था उसे पूरी तरह से निरंकुश नहीं माना जाता था, क्योंकि वह सभा और समिति की जैसी जो संस्थाएं थी उस पर निर्भर रहता था। यानी कि सभा और समिति का राजा पर एक तरह से नियंत्रण रहता था, तो वो पूरी तरह से निरंकुश नहीं माना जाता था। जो राजा होता था या राजन होता था, जिसको जनपति गोपा बोलते थे, उसको पूरी तरह से निरंकुश नहीं माना जाता था, क्योंकि उस पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। वैदिक काल के प्रारंभ में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति ही प्रचलित थी। वैदिक काल का जब प्रारंभ हुआ तो उस समय में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति ही प्रचलित थी। ऋग्वेद में अनेक जगह पर राजा, राजन्य, जनस्य, गोपा जैसे शब्दों का उल्लेख या सहस्त्र द्वार वाले राजप्रसाद का उल्लेख होना इस बात की पुष्टि करता है कि शासन पहले कैसे प्रारंभ में कैसा था, राजतंत्रात्मक था। यानी कि ये दो मत थे इसके। पहला राजतंत्रात्मक था, राजा निरंकुश नहीं था, इस पर सभा और समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण था। और इसमें जो ये राजा होता था उसमें दो गुटों में बटा हुआ था ये। एक मत था कि ये राजा राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। पहला मत क्या था कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में बटा हुआ था, और दूसरा था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो ये दो मत प्रचलित थे। पहला जो मत था वैदिक काल में प्रारंभ में, तो वो राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का मत था, ये मत प्रचलित था। ऋग्वेद में अनेक जगह पर राजा, राजन्य, जनस्य, गोपा जैसे शब्दों का उल्लेख और शस्त्र द्वार वाले राजप्रसाद का उल्लेख होना इस बात की पुष्टि करता है कि जो प्रारंभ में राजा था, राजतंत्रात्मक शासन पद्धति ही प्रचलित थी। राजप्रसाद का उल्लेख होना इस बात की पुष्टि करता है। जनता के अनुमोदन के बाद ही नवीन राजा का राज्याधिकार वैध समझा जाता था। यानी कि जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि राजा पर विष यानी कि जनता का अंकुश रहता था। राजा पर किसका अंकुश रहता था? जनता का अंकुश रहता था। ये किससे पता चलता है? हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि राजा पर विष या जनता का अंकुश रहता था। जनता के अनुमोदन के बाद ही नवीन राजा का राज्याधिकार वैध समझा जाता था, और राजा को जनता को राजा के पद से हटाने का अधिकार था। आरंभ में राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था, मगर बाद में यह आनुवांशिक हो गया। ये कहाँ से पता चलता है? ये ऋग्वेद में जो वंशावलियां दर्शाती हैं कि प्रारंभ में जब राजा का चुनाव होता था तो वो कैसा होता था, जनता द्वारा किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कैसा हो गया, आनुवांशिक हो गया। यानी कि पिता के बाद में बेटा और बेटे के बाद में उसका बेटा, ऐसे क्या हो गया, ये आनुवांशिक हो गया था। इसका पता हमें कहाँ कहाँ से चलता है? जो ऋग्वेद में वंशावली मिलती है
यानी कि अपने पूरे परिवार की, जो राजा के पूरा परिवार था उसकी जो वंशावली मिलती है, उससे ये पता चलता है कि राजा का चुनाव जनता द्वारा न होकर बाद में यह आनुवंशिक हो गया था। अब राजा के कर्तव्य देखेंगे हम। अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। राजा का कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा का क्या करे, जीवन की और संपत्ति की क्या करे, रक्षा करे। आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, और उस समय के राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पराक्रम में किसके समान, इंद्र के समान, गुणों में वरुण के समान और दयालुता में मित्र के समान होना चाहिए। यानी कि एक राजा को अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के साथ साथ आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना उस समय के राजा से अपेक्षा की जाती थी, और यह माना जाता था कि वह पराक्रम में किसके समान होना चाहिए, इंद्र के समान, और उसके गुण कैसे होने चाहिए, वरुण के समान, और दयालुता में वो अपने मित्र के समान होना चाहिए। इन सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए राजा की सहायता हेतु कई अधिकारी होते थे। यानी कि जो ये कर्तव्य पूरे करने होते थे राजा को, तो उसकी सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे, जिसमें पुरोहित, रत्नीन, सेनानी, वज्रपति और स्पस, उपस्थि, सूत और अक्ष वया, जिसको लेखपाल बोलते हैं, वो होते थे। तो पहला आएगा पुरोहित। राजा का निकटतम अधिकारी पुरोहित होता था। पुरोहित धार्मिक कार्यों और युद्ध में राजा के साथ रहकर विजय की प्रार्थना करता था। जो पुरोहित होता था वो राजा का क्या होता था, निकटतम अ, अधिकारी होता था। पुरोहित धार्मिक कार्यों और युद्ध में राजा के साथ रहकर क्या करता था, राजा के साथ रहकर विजय की प्रार्थना करता था राजा के लिए। यह राजा का मुख्य सलाहकार और पुजारी होता था। जो पुरोहित होता था वो राजा का क्या होता था, मुख्य सलाहकार और पुजारी होता था। रत्नीन, दूसरा, रत्नीन की पूजा की जाती थी। रत्नीन की क्या होती थी, पूजा होती थी। वह राज्य अभिषेक में भी आमंत्रित किया जाता था। जो रत्नीन होता था उसकी पूजा होती थी और वो राज्य अभिषेक में भी आमंत्रित किया जाता था। कई अधिकारी होते थे रत्नीन में, जैसे ग्रामणी होता था, वो ग्राम का अधिकारी होता था। करमार होता था, उद्योगों में कामगार होता था। जैसे सूत का होता था, सूत उसको बोलते थे रथ हाँकने वाला। जो सूत होता था, सूत को क्या बोलते थे, सूत को बोलते थे रथ हाँकने वाला। रथ हाँकने वाला क्या होता था, सूत होता था। और जो रथकार होता था, रथकार, वो क्या होता था, रथ बनाने वाला। रथ बनाने वाला क्या होता था, रथकार होता था। रथ बनाने वाला होता था रथकार। यानी कि जो रथ को बनाता था वो तो होता था रथकार, रथ को बनाने वाला रथकार होता था। रथकार क्या होता था, रथ को बनाने वाला, और सूत होता था रथ को हाँकने वाला। सूत होता था रथ को हाँकने वाला, ये रत्नीन में होते थे। करमार होता था उद्योगों में कामगार। उसके बाद में आएगा सेनानी। इसके जो मुख्य सलाहकार होते थे उनमें थे ये रत्नीन। इसके बाद में आएगा सेनानी। सेनापति सेना संबंधी कार्य करता था। सेनानी क्या होता था, ये सेना संबंधी कार्य करता था। जो वज्रपति होता था वो चरगाहों का अधिकारी होता था। वज्रपति क्या होता था, चरगाहों का अधिकारी होता था। स्पस होता था जासूस। स्पस का क्या काम था, जासूसी करना। उपस्थि होता था व्यक्तिगत कर्मचारी। व्यक्तिगत कर्मचारी होता था उपस्थि। और सूत होता था सारथी। सूत क्या होता था, सारथी। और अक्षवपा, अक्षवपा क्या होता था, लेखपाल। अक्षवपा क्या होता था, अक्षवपा होता था लेखपाल। अक्षवपा होता था लेखपाल। ये अक्षवपा है, अक्षवपा होता था लेखपाल। इस तरह राजा के कर्तव्य और उसके राजा के जो सहायता करते थे अधिकारी वो होते थे, जिसमें पुरोहित, रत्नीन, सेनानी, वज्रपति, स्पस, उपस्थि, सूत और अक्षवपा होता था। अब आ जाएगा दूसरा मत। पहला मत कौन सा पढ़ा हमने, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जो राजा का प्रशासन था उसमें राजा कैसा था, राजा निरंकुश नहीं था। इस पर सभा और समिति का नियंत्रण था। और जो सभा और समिति का नियंत्रण था, और इस मत में दो, जो राजा का प्रशासन था उसमें राजा पर दो मत प्रचलित थे राजा के लिए। पहला मत था कि राजा शायद राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शासन करता था, और दूसरा मत था कि वो गणतंत्रात्मक शासन करता था। तो राजा का प्रशासन कैसा था, इसमें दो मत थे, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। तो राजतंत्रात्मक हमने देख लिया, अब हम देखेंगे गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक शासन। ऋग्वेद में 46 बार गण शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कितनी बार गण शब्द का उल्लेख हुआ है, 46 बार। ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख मिलना भी इस मत का प्रमाण है कि वैदिक काल में शासन गणतंत्रात्मक भी रहा होगा। यानी कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें हमें गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख मिला है, जिसके कारण हम यह अनुमान लगाते हैं कि वैदिक काल में
शासन गणतंत्रात्मक भी रहा होगा। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उससे पता चला है कि गणतंत्रात्मक शासन रहा होगा, क्योंकि उसमें गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख मिला है। और गणतंत्रात्मक ऋग्वेद में कितनी बार गण शब्द का उल्लेख हुआ है? 46 बार। निष्कर्ष, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय थी। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? लोकप्रिय थी। मगर कुछ जन में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी रही होगी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली तो लोकप्रिय थी ही, मगर कुछ जन में कैसी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी रही होगी, क्योंकि हमें गण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिससे हम यह मानते हैं कि वैदिक काल में शासन गणतंत्रात्मक भी रहा होगा। अब राजा पर नियंत्रण। राजा पर नियंत्रण, ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 8 बार। समिति का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 9 बार। विदत का 122 बार। गण का 46 बार उल्लेख हुआ है। ये जो सभा, समिति, विदत और गण थी, ये नामक जो कबीलाई संगठन थे या सभाओं का उल्लेख है, ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा का परामर्श भी करते थे। जो राजा को परामर्श भी देते थे। और जो ये सभा, समिति, विदत या गण थे, ये क्या थे? ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण भी रखते थे। और जब नियंत्रण रखते थे उसके साथ साथ ये क्या करते थे? राजा को परामर्श भी देते थे। ये नियंत्रण 2 बार आया है, कर लिख दिया मैंने ऐसे। तो ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख हुआ? 8 बार। समिति का इसमें उल्लेख हुआ है 9 बार। और विदत का 122 बार। और गण का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 46 बार। तो ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत, गण नामक जो कबीलाई संगठन थे या सभाएं थी, उनका उल्लेख हुआ है। ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं थी? सबसे पहली आ जाएगी विधाता। काशी प्रसाद जो जायसवाल हैं, उनके द्वारा ये शोध किया गया कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था बताया और इसके प्रमुख कार्य बताए धार्मिक। यानी कि जो विधाता थी वो काशी प्रसाद जायसवाल थे, उन्होंने इस पर शोध किया। यानी कि विधाता जो समिति विधाता थी, इस पर काशी प्रसाद जायसवाल ने शोध किया और बताया कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था विधाता को बताया और इसके प्रमुख कार्य बताए धार्मिक। उसके बाद में आ जाएगी विदत। विदत आ जाएगी। विधाता व विदत दोनों में जो प्राचीनतम संस्था होती थी वो विदत थी। यानी कि जो विधाता और विदत थी उसमें से दोनों में प्राचीनतम संस्था कौन सी बताई? विदत। क्योंकि विदत का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 122 बार। 122 बार विदत का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, इसलिए ये दोनों प्राचीनतम संस्था थी। अल्तेकर महोदय ने कहा है कि यह विद्वानों की संस्था थी। जो विदत थी वो कैसी संस्था थी? विद्वानों की। किसने कहा था? अल्तेकर महोदय ने। इस संस्था में महिलाएं व पुरुष दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते थे। जो विदत नामक संस्था थी, इसमें महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों कैसे भाग लेते थे? सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इसके कार्य धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और सैन्य उद्देश्य तक फैले हुए थे। जो विदत संस्था थी, इसके कार्य कैसे कैसे थे? धर्मनिरपेक्ष थे, धार्मिक और सैन्य उद्देश्य तक फैले हुए थे, जिसमें युद्ध, लूट के माल का वितरण और देवताओं की पूजा शामिल थी। सोमपान व क्रीड़ा का आयोजन भी विदत संस्था में होता था। काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि यह मूल संस्था थी। जो विदत थी वो कैसी संस्था थी? मूल संस्था थी, जिससे आगे चलकर सभा और समिति व सेना का गठन हुआ। जो विदत संस्था थी, इसी से ही आगे चलकर सभा का, समिति का और सेना का गठन हुआ। ये कहा किसने कहा था? काशी प्रसाद जायसवाल ना, KP जायसवाल ने कहा था। अब अपनी तीसरी संस्था आ जाएगी सभा। जो विदत थी, इसका 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। और जो सभा है उसका कितनी बार हुआ है? 8 बार उल्लेख। और गण का 46 बार उल्लेख हुआ है। तो जो सभा है उसका 8 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। सभा वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। जो सभा थी वो कैसी संस्था थी? वृद्ध की और अभिजात लोगों की संस्था थी। इसे मंत्री परिषद भी कहा जाता है। इसे मंत्री परिषद भी सभा को कहा जाता है। यह राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। जो सभा थी वो कैसे कार्य करती थी? राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में। जो अथर्ववेद है उसमें सभा को क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। इसके निर्णय अनुल्लंघनीय, यानी कि उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते, ऐसे उसके निर्णय रहते थे। अथर्ववेद से पता चलता है कि सभा ग्राम संस्था थी। अथर्ववेद से क्या पता चलता है कि सभा कैसी संस्था थी? ग्राम
और ग्राम के स्थानीय कार्यों की देखरेख करती थी। जो सभा थी वो ग्राम के स्थानीय कार्यों की देखरेख करती थी। सभा के लिए कल्विस स्प्रत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सभा के लिए कल्विस स्प्रत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जो कल्विस स्तृप्त है उसको ग्रामीण वार्तालाप जिसमें आरोपी को पाप मुक्त किया जाता था। कल्विस स्तृप्त शब्द का तात्पर्य क्या है? ये एक ग्रामीण वार्तालाप थी जिसमें जो आरोपी होता था उसको पाप मुक्त किया जाता था। कल्विस स्प्रत ये शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। अब आ जाएगा जो सभा है उसका राजा को परामर्श देती थी। जो सभा होती थी वो क्या करती थी? राजा को क्या करती थी? परामर्श देती थी। न्यायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का संपादन करने में भी राजा की मदद करती थी। जो सभा होती थी वो राजा को परामर्श देती थी। न्यायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक कार्यों का संपादन करने में भी राजा की मदद करती थी। आरंभ में सभा को आरंभ में सभा में क्या महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भाग लेने से रोका गया। आरंभ में तो महिलाएं भी सभा में भाग लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें महिलाओं को भाग लेने से रोक दिया गया। सभा में महिलाओं की भागीदारी रोक दी गई। अब आ जाएगी तीसरी समिति। ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 9 बार। सभा का कितनी बार हुआ था? 8 बार। गण का कितनी बार हुआ था? 46 बार। और विदत का कितनी बार हुआ था? 122 बार। तो इस तरह इसका कितनी बार, समिति का कितनी बार हुआ है उल्लेख? इसका हुआ है 9 बार। समिति का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 9 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सर्वसाधारण अथवा संपूर्ण जनता प्रजा का प्रतिनिधित्व करती थी। क्या करती थी? इसमें सर्वसाधारण ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह कैसी सभा थी? सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह संपूर्ण प्रजा का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें सर्वसाधारण अथवा संपूर्ण जनता शामिल होती थी। इस कारण इसका आकार सभा की तुलना में कैसा होता था? बड़ा होता था। जो समिति होती थी उसमें सर्वसाधारण अथवा जो संपूर्ण जनता होती थी वो शामिल होती थी, और इसी वजह से इसका आकार क्या होता था? सभा की तुलना में इसका आकार, समिति का आकार कैसा होता था? बड़ा होता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जो समिति होती थी उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। इसके कार्य भी थे राजा का चुनाव करना, व्यापार संबंधी निर्णय लेना, ये सब इसके कार्य थे। तो राजा का चुनाव करना, राजा के दैनिक कार्यों में सहायता करना या व्यापार संबंधी निर्णय लेना समिति के कार्य थे। समिति में महिलाओं के भाग लेने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। जो समिति है उसमें महिलाओं के भाग लेने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मगर ऐसा मानना है कि महिलाएं भाग लेती थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। क्या अधिकार नहीं था? मतदान का अधिकार समिति में नहीं था। किसको? महिलाओं को। तो क्या समिति में महिलाओं के भाग लेने का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, मगर माना जाता है कि महिलाएं भाग लेती होंगी, परंतु मतदान का अधिकार उन्हें नहीं था। समिति विद्वानों की संस्था नहीं थी, क्योंकि छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें पांचाल शासक प्रवाहन ज्वैवली के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाना इस बात का प्रमाण है कि ये विद्वानों की संस्था नहीं थी। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें पांचाल शासक थे प्रवाहन ज्वैवली, जो जैवली प्रवाहन जैवली थे, उन्होंने जो उनके 5 प्रश्न थे जिनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया था। तो इस बात का प्रमाण देता है कि ये समिति विद्वानों की संस्था नहीं थी। यानी कि छांदोग्य उपनिषद में पांचाल शासक प्रवाहन जैवली के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाना इस बात का प्रमाण है कि समिति विद्वानों की संस्था नहीं थी। अब हम देखेंगे अन्य इसके वो अथर्ववेद। इसमें हम स्पष्ट रूप से सभा और समिति को पृथक संस्थाएं बताया गया है। जो वेद है अथर्ववेद, उसमें स्पष्ट रूप से सभा और समिति को पृथक संस्थाएं बताया गया है। इन्हें सभा और समिति यानी कि जो सभा और समिति थी वो प्रजापति यानी कि ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति या ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। अब अलग अलग विद्वानों के मत हैं। लुड्विक महोदय ने कहा कि जो सभा थी वो उच्च सदन थी और समिति क्या थी? निम्न सदन थी। सभा कैसी थी? उच्च सदन। और समिति कैसी थी? निम्न सदन थी। जीमर महोदय ने भी कहा है कि संपूर्ण समिति
समिति होती थी संपूर्ण जाति की लोकसभा, यानी कि जो संपूर्ण जाति थी उसकी लोकसभा को समिति बोलते थे। और सभा क्या होती थी? गांव वालों की प्रतिनिधि संस्था थी। जो गांव वालों की प्रतिनिधि संस्था थी उसको सभा बोला गया, और संपूर्ण जाति की लोकसभा को समिति, जीमर महोदय ने बोला। अल्तेकर ने कहा कि सभा ग्राम सभा थी और समिति केंद्रीय सभा थी। यानी कि जो सभा थी वो तो ग्राम सभा थी, अल्तेकर महोदय ने बोला, और समिति को केंद्रीय सभा बोला। डॉक्टर बंदोपाध्याय ने कहा कि समिति को संपूर्ण जन की सभा कहा। डॉक्टर बंदोपाध्याय ने कहा, क्या कहा? समिति को संपूर्ण जन की सभा कहा, और सभा को कुछ विशिष्ट सम्मानित व्यक्तियों की परिषद बतलाया। सभा को कुछ विशिष्ट सम्मानित व्यक्तियों की परिषद बतलाया। केपी जायसवाल का मत है कि समिति को गांवों की प्रतिनिधि सभा और सभा को समिति के अंतर्गत कुछ चुने हुए लोगों की केंद्रीय परिषद बतलाया है। कीथ और हिल ब्रांड ने कहा कि समिति एक राष्ट्रीय सदन है और सभा उसका आयोजन स्थल है। समिति क्या है? एक राष्ट्रीय सदन है और सभा उसका आयोजन स्थल है। इस तरह हमने आज की क्लास ये पूरी कर ली है, जिसमें हमने देख लिया जो इसकी राजा पर इस किस किस का नियंत्रण था, जिसमें हमने विधाता, विदत और सभा, समिति ये सब देख ली है। और इससे पहले हमने देख लिया था कि राज्य का प्रशासन था उसमें दो मत थे, एक राजतंत्रात्मक था और एक गणतंत्रात्मक था। एक कैसा था? राजतंत्रात्मक, और एक कैसा था? गणतंत्रात्मक। इस तरह आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, और इसके बाद में हम कल देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। इसका जो सामाजिक जीवन है उसमें हम परिवार देखेंगे, महिलाओं की स्थिति, विवाह, भोजन, वस्त्र, आभूषण, वर्ण व्यवस्था, मनोरंजन के साधन, ये सब हम कल देखेंगे। और अगर आपको ये मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो उन घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ये काम करना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद दोस्तों।